डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर की बात की थी। इंट्रिंसिक फैक्टर में दो फैक्टर्स हैं, एक तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन उस प्लांट का कैसा है, दैट इज अ इंटरनल फैक्टर या इंट्रासेलुलर फैक्टर है, एंड सेकेंड वन इज द पीजीआर, जिसका पूरा नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, बट इनका जो एक्शन है दैट इज द इंटरसेलुलर, ये सेल्स के बीच से काम करते हैं, मतलब आउटसाइड द सेल इनका एक्शन है, ये सेल को इंपैक्ट करते हैं, इनसाइड द सेल से इंपैक्ट नहीं करते। इनसाइड द सेल से इंपैक्ट करता है इनका जेनेटिक मटेरियल, इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो हमने दोनों बातें देख ली थी। आज जो हमें डिस्कस करना है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ना है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, क्या उनकी बेसिकली डिस्कवरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की और क्या नाम है? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, जो ग्रोथ को रेगुलेट करे, जो ग्रोथ को कंट्रोल करे, या प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन ग्रोथ रेगुलेटर्स का फंक्शन कैसा है, फंक्शन के बेसिस पर उनका रोल कैसा है, इसके बेसिस पर इनको दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करेंगे। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ को प्रमोट करे या ग्रोथ इंक्रीज कराए, ग्रोथ को इनहेंस कर, ग्रोथ और कराए, और दूसरा जो ग्रोथ को कम कराए या फिर ग्रोथ वहीं पे रोक दे, उसको हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलेंगे। इनकी एक्टिविटी क्या होएगी? जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होंगे, सबकी यही एक्टिविटी नहीं होएगी, इनमें से कुछ होएगी। जैसे यहाँ पे हमने सारी एक्टिविटीज लिखी है, सोज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। एक पहला कि सेल डिवाइड हो जाए, एक से दो सेल बन जाए तो ग्रोथ होगा। सॉरी, सेल का इनलार्जमेंट, इलोंगेशन ऑफ सेल हो, पैटर्न का फॉर्मेशन, सेल का डिफरेंशिएशन जिसे हम कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारे के सारे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज हैं, जिससे ग्रोथ प्लांट का होता है, ग्रोथ इंक्रीज करता है ना। और ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो डोरमेंसी, दूसरा एब्सिशन। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव फेज, प्लांट इनएक्टिव फेज में चला जाएगा, मतलब वो मेटाबॉलिज्म उतना ही करता है जितने से वो उसकी सर्वाइबिलिटी हो जाए, बस वो सर्वाइव कर जाए, उससे ज्यादा ये मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता है। एंड एब्सिशन का मतलब होता है सेड ऑफ, ये सेड ऑफ कर जाएगा, मतलब उसके पार्ट, जैसे पत्ती गिर जाती है, फूल गिर जाता है ना, ये फ्रूट्स सेड ऑफ हो जाते हैं, तो ये सेड ऑफ कराता है, दैट इज ऑल्सो अ डिक्रीज इन ग्रोथ। ठीक है, अब इस ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में ये तीन हॉर्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, और ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी शो करने वाले ये दो हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन को दोनों कैटेगरीज में रखा जा सकता है, इधर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में भी इसको हम रख सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज इसकी हैं जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज भी ये शो करता है, वो जब हम इथाइलिन डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। बट मेजर जो इसका एक्शन है वो आप इसका ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में ही आता है, ज्यादातर ये ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज शो करता है, इसलिए हम इसको उधर रखते हैं। सॉरी। अब इन पीजीआर्स का सोर्स क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, कहां से ये डिराइव होते हैं, तो पहले इसका हम एक एक करके देखते हैं। ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड से डिराइव होता है, किससे? इंडोल कंपाउंड से, जिसमें से इसका केमिकल नेम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IAA। सेम एज इट इज साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो ये एडेनिन डेरिवेटिव है। एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस है। क्या है? नाइट्रोजन बेस है, इससे डिराइव होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है N6
फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, या फिर इसी को हम काइनेटिन भी बोलते हैं। इनका साइटोकाइनिन का ये पुराना नाम है काइनेटिन। केमिकल नेम याद रखना है N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। ठीक। जिब्रेलिन टर्पीन्स का डेरिवेटिव है जिसका केमिकल नेम जिब्रेलिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में GA लिखा जाता है। एंड मोस्ट कॉमन जो या मोस्ट अबंडेंट जो जिब्रेलिक एसिड है दैट इज अ GA3। वो अभी हम GA के साथ बात जब करेंगे जिब्रेलिन का तब डिस्कस करेंगे। एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है जो कि आपका पिगमेंट है उससे डिराइव होता है। एंड इथाइलिन आपका इथोफोन का डेरिवेटिव है। इथोफोन एक गैस है, इसका डेरिवेटिव ये है ना, किसका? इथोफोन का डेरिवेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो गैसियस स्टेट में मिलता है। बाकी और कोई हार्मोन नहीं है जो गैसेस के स्टेट में मिले, गैसेस स्टेट में हो। तो ये इस प्लांट हार्मोन्स में एक तो इथाइलिन के स्टेट को बड़ा इंपॉर्टेंस देना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके जो केमिकल नेम्स हैं जैसे ऑक्सिन का इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन का N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। ठीक। और ऐसे आपके एब्सिसिक एसिड है ना, कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव है, ये इथोफोन के डेरिवेटिव है। इनके केमिकल नेम्स को बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान से याद कर लेना है, इन पे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। अगेन अब आपका एक ओवरऑल हम यहाँ पे जो थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में आपको बात समझनी है वो अपन को यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स की डिस्कवरी का सबके लिए एक एक दो पॉइंट्स आपको समझने हैं। समरी है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लांट हॉर्मोन्स का जो डिस्कवरी है ये सारे के सारे एक्सीडेंटली हुए। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है, कोई साइंटिस्ट ये नहीं चाह रहा था, ये डिस्कवरी के लिए वो नहीं कर रहा था कि हमें ऑक्सीजन डिस्कवर करना है या प्लांट का ग्रोथ ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको हम डिस्कवरी में बैठे हैं। वो उसी काम को नहीं कर रहा, कर कुछ और रहा था और मिल कुछ और गया है। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है इन सभी फाइटो हॉर्मोन्स का। एक पहली बात ये याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन की डिस्कवरी की बात करें तो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है जो एवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। ये अपने लैब में काम कर रहे हैं, उनके बेटे हैं फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने वहां पे कुछ प्लांट्स लगाए थे। उस प्लांट की ग्रोथ विंडो की तरफ हो रही थी, बार बार उनका वो विंडो से साइड से हटाते, कमरे की तरफ करते, फिर से वो विंडो साइड की तरफ जाता ग्रो करके उनकी ब्रांचेस। तब इनके बेटे का सवाल था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और पता चला इनको क्या कि वहां पे प्लांट में ऐसा कुछ केमिकल है जिसकी वजह से प्लांट हमेशा लाइट की तरफ ग्रोथ करता है। ठीक है, लाइट की तरफ ग्रो करता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो केमिकल कहाँ बनता है, कैसे इसको प्रूव करा, वो यहाँ पे थोड़ा सा बात आपको समझना है। All this started with observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that coleoptiles क्या होते हैं? टिप ऑफ द आप सूट कह सकते हो, या जब आपने कोई सीड जर्मिनेशन के बाद ऐसा देखा होगा कि व्हाइट सा कुछ या येलोइश कलर का कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, तो इसको हम, इसका जो ये बिल्कुल टिप वाला हिस्सा है इसको हम कोलियोप्टाइल कहेंगे, क्योंकि ग्रोइंग सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ वही होती है। ठीक है, इस कोलियोप्टाइल लिया किसका? कैनरी ग्रास का, एंड रिस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन। यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन का मतलब इसको बस एक साइड से लाइट दिया गया है, सोर्स ऑफ लाइट बस एक तरफ से आ रही थी, है ना। जैसे हम ऑर्डिनरी लाइट देखते हैं तो चारों तरफ से लाइट रेज आती हैं। इस कोलियोप्टाइल को उन्होंने यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन करा लाइट का, लाइट सोर्स का, जैसे, और फिर ये फोटोट्रोपिज्म शो करा। मतलब इस वाले पिक्चर को देखोगे तो आपको बात समझ आएगी। ये कोलियोप्टाइल है, यूनिलैटरल लाइट जब इन्होंने इसके ऊपर थ्रो करा, इल्यूमिनेट करा, तो ये कोलियोप्टाइल इस डायरेक्शन में बेंड होने लगा।
ठीक है। जब फिर से दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, अब क्या किया, इसका टिप को इन्होंने कट कर दिया। यहाँ पे देखो तो ये डीकैपिटेशन हो गया, डीकैपिटेट कर दिया, टिप को हटा दिया। ठीक है। अब टिप को हटाने के बाद वही सेम यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट करा रहे, तब इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तब इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे ये बात तो समझ आ गई कि रूट के टिप पर कुछ केमिकल्स थे जो लाइट की तरफ इसको बेंड करा रहे थे। फिर इसी टिप को दूसरे प्लांट के जो एक कट करा हुआ है इसके ऊपर अगार जेल के साथ फिर से इस पे रखा और फिर से यूनिलैटरल लाइट इल्यूमिनेट कराया एंड अगेन इट शोज फोटोट्रोपिज्म। लाइट की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, लाइट की तरफ ये बेंडिंग शो किया। तब इससे इन्होंने कंक्लूड करा कि इस कोलियोप्टाइल के टिप पर या सूट के टिप पर एक केमिकल सिंथेसाइज होता है एंड दैट केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस फोटोट्रोपिज्म ऑफ द प्लांट। और इसको क्रिस्टलाइज या आइडेंटिफाई करा था FW वेंट ने। इनको वो केमिकल नहीं पता था कौन सा केमिकल है, लेकिन कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ केमिकल है और इसको आइसोलेट करा किसने, FW वेंट ने, फ्रॉम द टिप ऑफ ओट सीडलिंग। ये ध्यान रखना, उनको ऑब्जर्वेशन किस पे करा एक्सपेरिमेंट, कैनरी ग्रास के सीडलिंग पर, कोलियोप्टाइल पर, और इन्होंने आइसोलेट किससे करा ऑक्सीजन का, ओट सीडलिंग से। सवाल यही आपको गड़बड़ कराते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है। ऐसे जिब्रेलिन की डिस्कवरी की बात करें, जिब्रेलिन की डिस्कवरी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग सी है। इसका देखो एक डिजीज है बैकने डिजीज या फॉलिस सीडलिंग डिजीज बोलते हैं। जापान के जो फार्मर्स थे वो वहां पे पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड की खेती कर रहे, उनमें देखा होगा, यहाँ पे भी होता है ऐसे इन जनरल, अभी थोड़ा कम होता है। पहले जब हम हाइब्रिड वैरायटीज नहीं यूज करते थे, है ना, जो पुरानी वैरायटीज होती थी वही धान के लिए यूज करा जाता था, तब उसमें ज्यादा देखने को मिलता था कि सारे प्लांट एक जैसे हाइट के आपको पैडी फील्ड में देखने को मिलते हैं। कोई एक प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, नॉर्मली उसका हाइट नॉर्मल प्लांट से ज्यादा हो जाता है। इस तरह के फील्ड में आपको वहां के किसानों को देखने को मिलता था। किसानों को ये लगता था कि ये बड़ा वाला पैडी का प्लांट है, इसमें बहुत ज्यादा राइस आएगा, लेकिन जब वो उसके ईल्ड देखते थे तो ईल्ड कम हो जाता था। इस ऐसे प्लांट जितना ज्यादा खेत में ग्रो कर गए तो मतलब उस खेत से ईल्ड जो आएगा वो कम हो जाएगा। तो वो बेवकूफ बनाने वाली बीमारी हो गई किसानों को कि प्लांट तो बड़ा हो गया, ईल्ड कम हो गया, तो किसान बेवकूफ बना। इसलिए इसको फॉलिस सीडलिंग डिजीज भी कहा गया, ऑफ राइस सीडलिंग। एंड जब इस पे काम करा गया साइंटिस्टों ने, तब पता चला कि ऐसे प्लांट को एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस फंगस का इन्फेक्शन की वजह से इनके प्लांट के जो इंटरनोडल लेंथ है, स्टेम का जो लेंथ है, वो नॉर्मल प्लांट से कहीं ज्यादा ग्रो कर जाता है ना। और जब ग्रोथ में मटेरियल ज्यादा यूज हो गया तो सीड में मटेरियल उतना ज्यादा नहीं सेट होता है, सीड में वो उतना ज्यादा सीड नहीं बन पाता था, तो प्रोड्यूस कम हो जाता था क्रॉप का। तो बाद में एक और साइंटिस्ट हैं ई कुरोसावा 1926 में, इन्होंने रिपोर्ट करा सिम्टम्स ऑफ द डिजीज राइस सीडलिंग एंड इन्होंने इसको स्टेरलाइज करके फिर से इसी फंगस को दूसरे प्लांट में इन्फेक्ट करा तो सेम सिम्टम आए। बाद में इसको आइडेंटिफाई करा तो ये इस फंगस के पास ये एक एसिडिक कंपाउंड था जिसका नाम रखा जिब्रेलिक एसिड, एंड दिस जिब्रेलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। फंगल अटैक होता एंड ये अटैक फंगस के पास ये एसिड, एंड एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट। इस तरह से जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के लिए ये दो साइंटिस्ट हैं, दो क्या इनके को-वर्कर्स हैं, तो कई लोग हैं, इन्होंने ऑब्जर्व करा इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम। टोबैको का प्लांट लिया, उसका इंटरनोडल सेगमेंट
मतलब 2 लीफ के बीच वाला जो हिस्सा है उसका यूज करा, है ना। एंड स्टेम एज द कैलस, कैलस की तरह, मतलब यहाँ से टिश्यू लिया, इसको टिश्यू कल्चर करके कैलस बनाया। कैलस का मतलब मास ऑफ सेल बनाया, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। और फिर इसमें, इस कैलस में कुछ एक्सट्रैक्ट्स इन्होंने डाले। ये एक्सट्रैक्ट हैं क्या? एक तो उन्होंने डाला वेस्कुलर टिश्यू, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या कोकोनट मिल्क जिसे आप नारियल का पानी कहते हो, या डीएनए। इनको जब इसमें ऐड किया तब इस कैलस में डिफरेंशिएशन देखने को मिला, डिफरेंशिएशन होने का हो जाता था। तो अगर हम जब बाद में ये इस एक्सट्रैक्ट डालने से डिफरेंशिएशन होने का रीजन पता किया, तो ये रॉ मटेरियल इनके पास है। अगर आप साइटोकाइनिन की बात करो तो साइटोकाइनिन इज द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन्स, एडेनिन का डेरिवेटिव है। एडेनिन न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है। ये जितने एक्सट्रैक्ट हैं सबके पास न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज ऑल्सो एक न्यूक्लिक एसिड ही है ना। इसके पास भी न्यूक्लिक एसिड, इसके पास भी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की वजह से, न्यूक्लिक एसिड से साइटोकाइनिन बना, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करता है और ये डिफरेंशिएशन होता है अलोंग विद, अब इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, अलोंग विद ऑक्सिन। ये तब डिफरेंशिएशन करा पाता है साइटोकाइनिन, अदरवाइज नहीं करा पाता है। ऑक्सिन के साथ ये जब रखा जाता है, और बाद में ये स्कूग और मिलर ने इसको आइडेंटिफाई करा, जिसका नाम रखा साइटोकाइनिन। और ये साइटोकाइनेसिस प्रमोट करता है, मतलब सेल का साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। और इन्होंने साइटोकाइनिन नाम नहीं दिया था एक्चुअली, इन्होंने उस टाइम नाम रखा था काइनेटिन, एंड बाद में इसको हम अब बोलते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, ये बात हो गई साइटोकाइनिन की। ऐसे एब्सिसिक एसिड की बात हुई है। एब्सिसिक एसिड 1960s में इसका डिस्कवरी हुआ है, और 3 साइंटिस्ट अलग अलग इंडिपेंडेंट काम करके इन्होंने प्लांट, अभी जितने भी हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देखे हैं सभी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने एक अलग सोच से काम करना शुरू किया कि ऐसा भी कोई हो सकता है केमिकल हो जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता हो। तब इनको ये तीनों को अलग अलग केमिकल्स नहीं मिले, कुछ एक ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल मिले जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते थे, जिनका नाम इन्होंने रखा इनहिबिटर बी, एक ने रखा, दूसरे ने रखा एप्सिसन सेकेंड, तीसरे ने रखा डॉर्मिन फर्स्ट। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब इन तीनों का केमिकल कॉम्पोजिशन देखा गया, केमिकली इनका केमिकल नेचर देखा गया, तो केमिकली दे आर आइडेंटिकल, ये अलग नहीं है। इनहिबिटर्स बी, एप्सिसन सेकेंड, डॉर्मिन फर्स्ट, दीज ऑल आर सेम, है ना, ये सेम थे। और बाद में इनका नाम रख दिया गया क्या? सिर्फ एब्सिसिक एसिड। ठीक, ये एब्सिसिक एसिड की बात हुई। और ऐसे इथाइलिन की बात करें तो एक साइंटिस्ट है कजिन्स, कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज। ये जो अनराइपेंड बनाना है, इनके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। अनराइपेंड बनाना का जो राइपनिंग ड्यूरेशन है, सिर्फ अनराइपेंड बनाना रखते थे तो एक आइडियल ड्यूरेशन में, मान लिया जैसे कि उन्होंने बनाना लिया और ये 7 डेज में ये राइपेंड कंडीशन में आ जाता है, राइपेंड हो जाता था, पक जाता था। तब इन्होंने क्या देखा, एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली ये कह सकते हो, इस अनराइपेंड बनाना के साथ इन्होंने राइपेंड ऑरेंज रखा। क्या रखा? राइपेंड ऑरेंज। तो ये जो ड्यूरेशन 7 डेज लगता था, ये कम होके 2 से 3 दिन में ही बनाना राइपेनिंग कंप्लीट कर लेता था। तब इन्होंने पता करने की कोशिश करी कि ऐसा क्या हो रहा है कि भाई हमने तो बनाना वही है अनराइपेंड वाला, बस राइपेंड ऑरेंज रख दिया है बस। तो इन्होंने पता करा, तो ये पता चला कि इस राइपेंड ऑरेंज से एक वोलाटाइल वोलाटाइल का मतलब जो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सके केमिकल, वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। और ये हैंस्टेन करता है, हैंस्टेन का मतलब इनहेंस करता है, इंक्रीज कराता है द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड
बनाना। एंड बाद में इसको, इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करा गया, एंड दिस इज द इथाइलिन विच इज अ गैसियस पीजीआर। एक गैसियस पीजीआर है, गैसियस स्टेट में मिलता है। ये डिस्कवरी की बात हुई सारे पीजीआर्स की, ऑक्सिन की भी हो गई, जिब्रेलिन की, साइटोकाइनिन की, एब्सिसिक एसिड की और इथाइलिन की। डिस्कवरी पे बड़े बेसिक से स्टेटमेंट बनते हैं, रीजन असर्शन पे बनते हैं और बड़े कंफ्यूजन वाले बनते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अब हमें इन सभी पीजीआर्स को एक एक करके डिस्कस करना होगा। पहले हम ऑक्सिन की बात करेंगे, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, मतलब कुल मिला के पांचों हार्मोन्स को पढ़ लेना है और ये चैप्टर की कहानी खत्म। इसके अलावा एक दो और टॉपिक है, बात